नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि, खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इस सम्मेलन में 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि इसके विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले 1 दशक में कृषि और किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कृषि में डिजिटल सहित आधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 6 लाख गांवों के किसानों से कृषि यंत्रों के टुकड़े एकत्र करने और फिर उन्हें मिलाकर भव्य प्रतिमा बनाने का जिक्र किया। वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शनिवार को 218 तक पहुंच गई। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर। इस बीच राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वायनाड में लापता लोगों की खोजबीन जारी। तबाही के मलबे में 206 लोग अभी भी लापता। 1400 से ज्यादा राहत और बचाव कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे इलाके को 6 जोन में बांटकर काम किया जा रहा है। चुरालमाला, मुंडक्कई, अट्टामाला इलाके में लोगों की तलाश में स्नीफर डॉग्स के साथ साथ ड्रोन और रडार की भी मदद ली जा रही है। तटरक्षक, नौसेना, सेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग के कर्मी बचाव कार्य में लगभग को पूरा कर चुके हैं। अब लापता लोगों की तलाश जारी। वायनाड के 93 राहत कैंपों में 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए। पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि लक्ष्य पूरी टाउनशिप के निर्माण का है और इसके लिए एक सुरक्षित जगह चिन्हित की जाएगी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। अब तक 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से एसडीआरएफ टीम द्वारा 300 लोगों को रास्ता पार कराया जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई। इस बीच केदारनाथ घाटी में बचाव दल ने थारू कैंप के पास मलबे में फंसे शुभम कश्यप नामक एक व्यक्ति के शव को बरामद किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग से बात कर आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31 जुलाई 2024 की रात्रि को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग अतिवृष्टि के चलते कई लोगों के बारे में पता नहीं चल सका है, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच गए। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनप्रयाग और रामपुर का दौरा कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़ितों की मदद में लगा हुआ। हिमाचल प्रदेश में बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई है। राज्य में मंडी से पंडोह के बीच नेशनल हाईवे मलबा गिरने की वजह से बंद है। भारी बारिश के कारण बीती रात से ही इस हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया।
भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ आज पदयात्रा की शुरुआत की। 3 से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है ताकि MUDA द्वारा भूखंडों के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन का विरोध किया जा सके। बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा करने से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सदानंद गौड़ा ने मैसूर चलो पदयात्रा पर कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों और लूटपाट के खिलाफ आंदोलन करें। कर्नाटक सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार है और कर्नाटक में सिद्धरामैया उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मूडा और वाल्मीकि घोटाले को लेकर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्यपाल पर दबाव बनाने की भी कोशिश में लगी हुई है। पदयात्रा के बारे में बताते हुए भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और हम इस गुस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर लग रहे आरोपों को संगीन बताते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और उनके परिवार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर मुंबई में BDD चौल और पुलिस कॉलोनियों के पुनर्विकास और घरों की उपलब्धता समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापे की कार्रवाई पूरी। इस बेकरी को सील कर दिया गया। बेकरी में बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया। सहायक खाद्य आयुक्त मनीक चंद सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस भी रद्द। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोपों पर फैजाबाद से सपा सांसद सवालों से बचते नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या में पीड़ित के घर गए और अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। अयोध्या जनपद के बदरसा कस्बे में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में संबंधित थाना अध्यक्ष व चौकी इंचार्ज पर गाज गिरी। थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज बदरसा अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सोहावल तहसील के SDM राजस्व कर्मियों के साथ आरोपी सपा नेता मोहित खान के मकान और जमीनों की पैमाइश की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले में यूपी ATS को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ATS की टीम और पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी जनपद के बाहर के निवासी हैं। तमिलनाडु के मंत्री और DMK नेता SS शिवशंकर ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर भाजपा इंडी गठबंधन पर हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भगवान राम और सनातन पर सवाल उठाने के लिए DMK नेता के साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा है कि यह दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता है कि शेल्टर होम में एक बच्चा मर गया। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाली महिलाओं को कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला। दिल्ली के शेल्टर होम आशा किरण में इस साल अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर से हड़कंप मचा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि मामले को दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरनाथ यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ जारी। पिछले 35 दिनों में अब तक 4.85 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 991 यात्रियों का एक छोटा जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जल भराव हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और छात्रों द्वारा कोचिंग सेंटर में सेफ्टी उपाय को लेकर लगातार मांग की जा रही है।
महाराष्ट्र में पुणे, पालघर और सातारा जिले के लिए मौसम विभाग ने रविवार को भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। वहीं ठाणे, मुंबई, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां मस्जिद के इमाम ने एक मुस्लिम किसान की मौत पर उसको भाजपा समर्थक बताकर जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। मृतक की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार सिंह ने शिकायत प्राप्त होने की जानकारी देते हुए कहा कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए 55.43 करोड़ रुपयों की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के बीच टैबलेट का वितरण किया। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पूर्वोत्तर को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असम में बाढ़ से हुए नुकसान पर केंद्र सरकार जल्द मुआवजा देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार लोक अदालत लगाकर ऐसे सिविल मामलों को निपटाया गया जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुकदमे को खत्म करने के लिए राजी थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना रही है। भारतीय परंपरा के कारण ही हम न्याय के क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अब आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी के प्रयासों से ये लोक अदालत संभव हो पाई, जिसमें 1000 से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से निपटाया गया। वित्त मंत्रालय ने LIC सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से वायनाड और केरल के अन्य जिलों में भूस्खलन पीड़ितों और उनके परिवारों को दावा राशि का शीघ्र वितरण करने को कहा। दिल्ली में फिक्की, कैस्केड या अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी के खिलाफ समिति ने लोगों से जुड़ने और अवैध व्यापार के हानिकारक और व्यापक परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑटो रैली का आयोजन किया। भारतीय रेलवे की ओर से बीते 5 वर्षों में 772 अतिरिक्त ट्रेनें रेल नेटवर्क में जोड़ी गई। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मोरीगांव जिले के जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस सुविधा से भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक सुनहरा युग आने की उम्मीद। कार्यक्रम में मौजूद टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस संयंत्र से 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 12,000 को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि असम में कंडक्टर प्लांट लगने से रोजगार का सृजन होगा और कहा कि 5 महीने में टाटा ने 27,000 करोड़ असम में निवेश किए। भारतीय स्टेट बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही के लिए 17,035 करोड़ रुपए रहा। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि देश में 2016-17 से 2022-23 तक के 7 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में 5% की उच्चतम वृद्धि दर हासिल। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने
जुलाई में भारतीय बाजार के इक्विटी और डेट कैटेगरी में संयुक्त रूप से 54,727 करोड़ रुपयों का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार एफपीआई ने जुलाई में इक्विटी में 32,364 करोड़ रुपए और डेट में 22,363 करोड़ रुपए का निवेश किया। टायर बनाने वाली कंपनी जेके टायर का चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 37% से बढ़कर 211 करोड़ रुपए हो गया। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 154 करोड़ रुपए रहा था। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने ऐलान किया कि वह बिहार में 6 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिमाही में 2% घटकर 1300 करोड़ रुपए रह गया। भारत में इस वर्ष खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 3% बढ़कर 904.60 लाख हेक्टेयर हुआ, जो कि पिछले साल समान अवधि में 879.22 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय की ओर से एकीकृत किए गए डेटा से यह जानकारी मिली। 1 अगस्त को यूपीआई से कुल 86,02,007.47 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ। इस दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या 49.27 करोड़ रही। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से जानकारी दी गई। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के 6,145 करोड़ रुपए के आईपीओ के पेशकश के पहले दिन 35% आवेदन मिले। सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के मुनाफे में 10% की वृद्धि दर्ज की। जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए बीओआई का शुद्ध मुनाफा 1,703 करोड़ रुपए रहा। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को जुलाई महीने में $1 अरब से ज्यादा का फंड जुटाने में सफलता मिली। स्टार्टअप में फंडिंग को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को हटा दिया गया। वेस्ट बैंक पर तुलकरम के उत्तर में स्थित जीता शहर पर इजरायली हमले में हमास के एक कमांडर सहित 5 फिलिस्तीनी मारे गए। ये जानकारी शनिवार को फिलिस्तीनी चिकित्सा और सुरक्षा सूत्रों ने दी। इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि आईजीएफ के एक विमान ने तुलकरम के इलाके में एक वाहन में जा रहे आतंकवादियों पर हमला किया। हमास के एक मीडिया आउटलेट ने कहा कि मारे गए लोगों में से एक तुलकरम ब्रिगेड का कमांडर भी था। कुछ घंटों बाद इजरायली रक्षा बलों ने दूसरा हमला सशस्त्र आतंकवादियों के एक अन्य समूह को निशाना बनाकर किया। इस हमले में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इजरायली सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत पर अब ईरान ने बड़ा खुलासा किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान में कम दूरी के प्रक्षेप्य में की गई। इसका वारहेड लगभग 7 किलोग्राम था। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर को कमला हैरिस के साथ बहस में भाग लेने के लिए सहमति जताई। फॉक्स न्यूज ने ट्रंप और हैरिस को बहस के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम 4 सितंबर को पेंसिल्वेनिया में होने वाला है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आगाह किया कि वह क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ रही है और आगामी दिनों में खतरा बढ़ सकता है। गोल्डन गर्ल के नाम से विख्यात भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी पेरिस ओलंपिक 2024 की महिला व्यक्तिगत आर्चरी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हार गई। दीपिका को दक्षिण कोरिया की सू यो नेम ने 6-2 के अंतर से हराया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज भजन कौर का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त। महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में शूट ऑफ में इंडोनेशिया के तीरंदाज जियांजा ने भजन कौर को हराया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया। पेरिस में गर्मी से जूझ रहे खिलाड़ियों को सरकार ने 40 एयर कंडीशनर मुहैया करवाए। भारत सरकार ने खिलाड़ियों की परेशानी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए एयर कंडीशनर उपलब्ध कराए। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में अपने तीसरे पदक से चूक गई। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु को हंगरी की निशानेबाज ने शिकस्त
दी और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर का ऐतिहासिक सफर 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। मनु भाकर के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने इतिहास रचा और पूरा देश उनकी बेटी के साथ है। मनु भाकर की माता भी अपनी बेटी के ऐतिहासिक प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के दौरान उनकी मनु से ज्यादा बात भी नहीं हो पाई और अब वो पलके बिछाकर अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। भारत सरकार ने इस बार एक बड़ा कदम उठाया और पेरिस ओलंपिक में अपने एथलीटों के लिए सहायक स्टाफ भेजा। 140 सहायक दल को पेरिस में एथलीट्स की हर संभव मदद के लिए भेजा गया, जो मैदान पर 24 घंटे खिलाड़ियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज के कोच दीक्षांत यादव ने बताया कि दिल्ली में विश्व स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता जल्द होने जा रही है। इसकी घोषणा पेरिस ओलंपिक में ही इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने की। दिल्ली में प्रतियोगिता होने से इस खेल से और लोगों को जुड़ाव भी होगा। क्रिकेट में अपना भविष्य संवारने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। देश में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी लगभग बनकर तैयार। बीसीसीआई की ओर से बेंगलुरु में बनाई जा रही नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बेहतरीन विश्व स्तरीय खेल मैदान, इंडोर क्रिकेट पिच समेत खेल की कई अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। निशानेबाजी में भारत के एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने शानदार पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए मनु भाकर की सराहना करते हुए कहा कि वह पहले ही खेल में एक उल्लेखनीय विरासत स्थापित कर चुकी है और यह सिर्फ इसकी शुरुआत है। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ चीन चैन को 19-21, 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका सामना विक्टर एक्सेल्सन से होगा। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को मात दी। क्वार्टर फाइनल में अब भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। लियोन मार्चेंट ने पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में एक और शानदार जीत के साथ तैराकी में अपना चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया। वो एक ही ओलंपिक खेलों में 4 पदक जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। अमेरिका ने 4x400 मिक्स्ड रिले में विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। उन्होंने हिट में 3 मिनट 7.41 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 4x400 मिक्स्ड रिले का फाइनल शनिवार को आयोजित किया जाएगा। युगांडा के जोशुआ चपटेगी ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 26 मिनट 43.14 सेकंड में रेस को पूरा करके न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने IC 814 द कंधार हाईजैक का टीजर रिलीज किया। IC 814 द कंधार हाईजैक ड्रामा थ्रिलर है जो 1999 के समय में हुई प्लान हाईजैक की घटना पर आधारित है। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अंजना सिंह की आने वाली फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान का ट्रेलर B4U चैनल पर रिलीज कर दिया गया। जाने माने पंजाबी गायक रैपर AP ढिल्लो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और संजय दत्त के साथ अपने नए सिंगल ओल्ड मनी में नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 एक बार फिर सिनेमाघरों में लौटेगी। फिल्म 4 अगस्त को थिएटर में दोबारा रिलीज होगी, लेकिन इस बार ये बधिर दर्शकों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज में रिलीज होगी। बिग बॉस OTT 3 के बाद रणवीर शौरी ने कहा कि मैं अपनी जर्नी को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तौर पर रोलर कोस्टर राइड कहूंगा। मैंने इससे पहले दूसरे रियलिटी शोज किए हैं, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार लिया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेता मोहनलाल ने शनिवार को केरल की वायनाड में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बचाव दलों के प्रयासों की सराहना की। रैपर नेजी को मात देकर बिग बॉस OTT 3 का ताज सना मकबूल ने अपने नाम किया। रैपर नेजी ने कहा, उसकी जीत मुझे अपनी जीत जैसी लगती है। इस मुकाम तक पहुंचना भी मेरे लिए जीत जैसा ही। मॉडर्न मास्टर्स SS राजामौली के नाम से बने दिग्गज निर्देशक राजामौली की डॉक्यूमेंट्री पर रिलीज हो गई है। डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया है।
और अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स इन दिनों अपनी बायोपिक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हॉलीवुड स्टूडियो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने यह ऐलान किया कि उन्होंने पॉप स्टार की बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी के अधिकार खरीद लिए हैं और अब उनकी बायोपिक पर काम भी शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।